Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to Creative Legal Knowledge. Today the topic is very important and very different. टॉपिक है हमारा कॉमन फीचर्स ऑफ वर्ल्ड लीगल सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे दुनिया के जितने भी लीगल सिस्टम है, जिस तरह के लीगल सिस्टम है उनकी खसूसियात पढ़ेंगे। हमारा जो सब्जेक्ट है लीगल सिस्टम है, पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 1 है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है कॉमन फीचर्स ऑफ वर्ल्ड लीगल सिस्टम। आज हम दुनिया के जो लीगल सिस्टम है, जो लॉ है, जो उनके ऊपर बेस करते हैं, उनकी खसूसियात पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि वर्ल्ड लीगल सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं तो बेसिकली हम क्या चीज को डिस्कस करेंगे, उसके बारे में स्टडी करते हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ लीगल सिस्टम द वर्ल्ड, मतलब 1000 लीगल सिस्टम है हमारी दुनिया में। अब हर स्टेट का, हर रियासत का अपना अपना लीगल सिस्टम है, तो बेसिकली हर लीगल सिस्टम डिफरेंट है दूसरे सिस्टम से। एट अ ग्लोबल लेवल, अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखते हैं, इंटरनेशनल लॉ इज ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस वेदर क्रिएटेड बाय द प्रैक्टिस ऑफ सॉवरेन स्टेट और बाय एग्रीमेंट अमंग देम इन द फॉर्म ऑफ ट्रीटीज एंड अदर अकॉर्ड्स। अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखते हैं तो सबसे ज्यादा हमें कौन सा लॉ नजर आता है? इंटरनेशनल लॉ नजर आता है, जो हर एक स्टेट पर भी बाइंडिंग होता है और इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। और सॉवरेन स्टेट और जितने भी एग्रीमेंट, जितनी भी ट्रीटीज होती हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ होती हैं। अगर स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हो रहा है। सम ट्रांजिशनल एंटिटीज सच एज यूरोपियन यूनियन हैव क्रिएटेड देयर ओन लीगल स्ट्रक्चर। कुछ जो हमारी एंटिटीज हैं, जो हमारे यूरोपियन यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन है, ठीक है, इन्होंने अपना अपना इनका अपना लीगल सिस्टम है, लीगल स्ट्रक्चर है। एट द नेशनल लेवल पे देखें, दे आर 180 सॉवरेन स्टेट, 180 रियासतें हैं, उनके अंदर लीगल सिस्टम उनका अपना अपना है। द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टेट रेटिफाइड हैं वो कितनी है? 180 है। मस्ट अभी हमारे पास आई थिंक 192 हो गई हुई है। But despite of this great variety, it is important to begin by emphasizing the division between religious legal system and secular legal system. अब religious legal system क्या है और secular क्या है? Each hold quite different view as to line source, scope, sanction and function. अब रिलीजियस लीगल सिस्टम और सेक्युलर लीगल सिस्टम है, हम देखें इनके सोर्सेज क्या है, इनका स्कोप क्या है, इनकी जो पनिशमेंट है अगर लॉ की वायलेशन की जाती है तो सैंक्शन कैसी है और ये कैसे फंक्शन है। द सोर्सेज ऑफ रिलीजियस लॉ इज डिटी लेजिस्लेटिव थ्रू हिज प्रॉफिट। जो रिलीजियस लॉ है वो बेस करता है प्रॉफिट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तलीमात हैं उनके ऊपर बेस करता है, जो कुरान मजीद है उनके ऊपर बेस करता है, ठीक है। और जो सेक्युलर लॉ है ये ह्यूमन का बनाया हुआ कवानीन होते हैं, ह्यूमन मैन मेड लेजिस्लेशन जो हमारी पार्लियामेंट पास करती है वो वाले कवानीन है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, डिराइव द वर्ड लॉ। लॉ इज डिराइव फ्रॉम द जर्मन वर्ड लैग, इट मीन फिक्स्ड। ये फिक्स्ड है, इसको चेंज नहीं कर सकते हम। मीनिंग देखते हैं आगे, अकॉर्डिंग टू मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी कहते हैं द इन्फोर्सेबल बॉडी ऑफ रूल्स दैट गवर्न एनी सोसाइटी। ऐसी रूल्स है, ऐसे इन्फोर्सेबल बॉडीज हैं रूल्स की जो मजमूआ है हमारे पास, जो एक सोसाइटी को गवर्न करती है, चलाती है। इंटरप्रिटेशन, इसकी तशरीह देखें, रूल्स ऑफ एक्शन आर स्टैट्यूट एस्टैब्लिश बाय अथॉरिटी सच एज स्टेट। ऐसे असूलों का मजमुआ या ऐसे स्टैट्यूज भी लॉ की शक्ल में होते हैं जो रिटन होते हैं, लिखे हुए होते हैं, जो एक अथॉरिटी की तरफ से, चाहे वो गवर्नमेंट अथॉरिटी हो सकती है या कोई इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी हो सकती है, जो एक स्टेट पर, जो एक रियासत पर बाइंडिंग होती है। आगे है डेफिनेशन ऑफ लॉ। लॉ की डेफिनेशन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सॉलमेंट के मुताबिक लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। कि लॉ असूलों का मजमुआ है जिससे हमें पता चलता है, या जो ऐसे असूलों का मजमुआ जो एक रियासत पर अप्लाई किया जाता है, सिर्फ किस लिए? ताकि एक हर लोगों को इंसाफ मिल सके, हर लोगों की इक्वालिटी के लिए लॉ बनाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन के मुताबिक लॉ एज द कमांड ऑफ द सोवरेन एंड इम्पोज अ ड्यूटी एंड बैक बाय द सेक्शन। कहता है कि लॉ एक कमांड है। कमांड क्या है? एक ऑर्डर है। ऑर्डर किसकी तरफ से है? एक सॉवरेन की तरफ। सॉवरेन कौन है यहाँ? स्टेट है, रियासत है। रियासत के कौन सा एलिमेंट है? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट सॉवरेन है, एक इम्पोज करता है ड्यूटी, एक इम्पोज करता है ड्यूटी सिटीजन के ऊपर एंड बैक बाय द सैंक्शन। अगर वो सिटीजन फुलफिल नहीं कर देंगे उसके ऊपर पीछे कौन देगा? पनिशमेंट देगा। पनिशमेंट कौन देगा? एक सॉवरेन देगा। रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ, बिफोर द लॉ देयर इज अ स्टेट। अब कुछ रिक्वायरमेंट होती है जो लॉ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। बिफोर द लॉ, लॉ से पहले क्या होनी चाहिए?
कोई स्टेट तो हो ना, हमारे पास स्टेट हो जिसके ऊपर लॉ इंप्लीमेंट करना है। देयर इज अ स्टेट, बिफोर द स्टेट देयर मस्ट बी द सोसाइटी। अब स्टेट से पहले एक सोसाइटी का होना जरूरी है। स्टेट बन गई, पॉपुलेशन नहीं है तो एक स्टेट नहीं हो सकती जब पॉपुलेशन ना हो, तो एक सोसाइटी का होना। स्टेट एंड सोसाइटी डेवलप करेंगे, दोनों मिलेंगी तो एक लीगल ऑर्डर डेवलप करेंगे। तो ऑलवेज लॉ का हमेशा पर्पस होता है। ओरिजिन देखिए, it originated with the legal reform of King Henry II, 12th century, and was in the called common because it is applied equally across the whole country। 12 सेंचुरी में ये इसका ओरिजिन हुआ। किंग हेनरी टू था जिसने एक लीगल रिफॉर्म की, और हम इसे कॉमन कहते हैं क्योंकि ये तमाम होल कंट्री मतलब सारी रियासतों, सारी स्टेट पर ये अप्लाई होती हैं। देखते हैं डेफिनेशन ऑफ लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम की डेफिनेशन देखिए, अ लीगल सिस्टम इज अ प्रोसीजर और प्रोसेस फॉर इंटरप्रेटिंग एंड एनफोर्सिंग लॉ इज कॉल्ड लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम, लीगल लॉ सिस्टम एक निज़ाम है। लॉ का जो हमारे पास सिस्टम है एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, ठीक है, जिससे हम तशरीह भी करते हैं और लॉ की इन्फोर्समेंट भी करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक लीगल सिस्टम कहते हैं। Legal system include rule, procedure, and institution by which public initiative and private endeavor can be carried out through legitimate means का legal system। Legal system में वो असूल होते हैं, वो प्रोसीजर होते हैं या इदारे होते हैं जो एक पब्लिक के इनिशिएटिव को, पब्लिक के इनिशिएटिव या पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, या प्राइवेट इंडेवर या प्राइवेट तौर पे कोशिश करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है एक सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए अच्छा हो। तो क्या होता है, एक लीगल सिस्टम होता है। सोसाइटी एक लीगल सिस्टम से ही तो रेगुलेट कर सकती है, अगर लॉ नहीं है तो सोसाइटी कैसे रेगुलेट करेगी। एग्जाम्पल देखें, नाइजीरिया हैज इट्स ओन लीगल सिस्टम, उसका अपना लीगल सिस्टम है विच हैज बीन सेड टू कॉन्स्टेंट ऑफ टोटलिटी ऑफ लॉ लीगल रूल, जो बेस करता है टोटल लॉ के ऊपर, लीगल रूल्स के ऊपर, और कैसे ऑपरेट किया जाता है, उनको लॉ के जरिए ही ऑपरेट किया जाता है। नाइजीरिया इज सॉवरन एंड इंडिपेंडेंट अफ्रीकन कंट्री, एक इंडिपेंडेंट अफ्रीकन की कंट्री है नाइजीरिया, उनके पास इक़्तिदार है, सॉवरन है कि वो अपने एक सिस्टम को रेगुलेट कर सकती है। देन है पर्पस ऑफ लीगल सिस्टम, मकसद क्या है लीगल सिस्टम। अब लॉ का मकसद क्या होता है, एक लीगल सिस्टम का भी मकसद वही होता है जो लॉ का होता है, मेंटेन सोशल ऑर्डर, एस्टैब्लिशिंग नॉर्म एंड स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटल बिहेवियर, के नॉर्म्स और उसके स्टैंडर्ड को, उसके सोसाइटी के बिहेवियर को मेंटेन करना। रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट, जो भी कन्फ्लिक्ट हो, जो सोसाइटी के दरमियान हो, स्टेट के दरमियान हो, पर्सन के दरमियान हो, उसको रिजॉल्व करवाना भी एक लीगल सिस्टम का काम होता है। प्रोटेक्टिंग राइट्स, लॉ का बेसिकली एम ही यही होता है कि इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनको इक्वालिटी दी जाए, उनको फ्रीडम दी जाए, उनको लिबर्टी दी जाए। प्रोमोटिंग जस्टिस, इंश्योरिंग करवाया जाए फेयरनेस एंड इक्वलिटी अंडर द लॉ, कि लॉ के नीचे मतलब लॉ के अंडर क्या है कि फेयरनेस प्रोवाइड किए जाए, जिसने राइट की वायलेशन किया उसको भाई पनिशमेंट दी जाए, और जिसने नहीं की उसको इक्वालिटी के बुनियाद पर जो उसका हक है उसको मिलना चाहिए। प्रिवेंटिंग क्राइम्स, क्राइम से बचाती है, रोकती है सोसाइटी को, क्रिमिनल बिहेवियर से रोकती है। प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी, अपने रूल्स और रेगुलेशन में एक सर्टेन बिहेवियर शो करती है, अगर उस ऑन द बेसिस ऑफ लॉ किसी को हम पनिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, अगर सेम केस उसी तरह का तो उसको उसी बेस पे पनिशमेंट प्रोवाइड की जाएगी, ना कि उसको कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो की जाए, तो एक सर्टेनिटी प्रोवाइड की जाती है। इसके अंदर लीगल सिस्टम की बात करते हैं तो डिफरेंट तरह के लीगल सिस्टम होते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं मेन हमारा कॉमन लीगल सिस्टम है, सिविल लीगल सिस्टम है, रिलीजियस लीगल सिस्टम है, हाइब्रिड लीगल सिस्टम है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन फीचर्स ऑफ वर्ल्ड लीगल सिस्टम में, कि जो दुनिया में लीगल सिस्टम है उनकी खसूसियात पढ़नी है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा है कॉमन लॉ, जो बेसिकली ये 4-5 होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं। अब सबसे पहले है कॉमन लॉ। अब कॉमन लॉ क्या है? द कॉमन लीगल सिस्टम इज मच रिवॉल्व अराउंड द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट डिसीजेस व्हिच मीन लेट द डिसीजन स्टैंड। अब कॉमन लॉ बेस करता है इसके इर्द गिर्द जो स्टेट डिसीजेस मीन्स होते हैं जो डिसीजन लिया गया है, जो एक दफा डिसीजन ले लिया गया है लॉ की नजर में, अगर सेम केसेस आता है तो सेम केसेस का डिसीजन भी सेम होना चाहिए। It is further explained as golden rule, ऐसे सुनहरी असूल हैं which state that decision of high court binding on lower court and decision of court of coordinate jurisdiction। अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, अगर एक ऐसा केस आया जिसमें राइट की वायलेशन किया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, अब वो डिसीजन हायर कोर्ट पे बाइंडिंग है, हायर कोर्ट पे बाइंडिंग है, लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग है, और सारी डिस्ट्रिक्ट डिवीजन सारी कोर्ट्स पे बाइंडिंग है, और
अगर हाई कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट पर तो नहीं बाइंडिंग, लेकिन उसकी हायर कोर्ट के नीचे जितनी जुरिस्डिक्शन है कोर्ट की, उन सब पर बाइंडिंग है। फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पस बाइंडिंग बिटवीन देम। इसका मकसद यही है कि मकसद तो यही होता है कि तमाम कोर्ट पर बाइंडिंग हो। कॉमन लॉ ऑल्सो नोन एज द जजमेंट लॉ। कॉमन लॉ को हम जजमेंट लॉ करते हैं, कुछ जजेस का डिसीजन होता है, कोर्ट के डिसीजन होते हैं। डेफिनेशन देखिए, अबाइडिंग अनरिटन लॉ, ये अनरिटन लॉ लिखा हुआ नहीं होता, प्रेसिडेंट होते हैं इसके अंदर, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है तमाम बाइंडिंग होती है कि प्रेसिडेंट सेट कर दिया जाए। इन कस्टम की बेसिस होता है। डिबेट थ्रू जुडिशियल डिसीजन, डिबेट कैसे हो रहा है? थ्रू जुडिशियल डिसीजन की वजह के जजेस डिसीजन दे रहे हैं, एंड ट्रेडिशन और अपनी कस्टम की वजह। गवर्निंग द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट, और रिलेशन को कैसे गवर्न, रिलेशन को कैसे चला रहे हैं बिटवीन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट। एग्जाम्पल देखें, द लॉ ऑफ इंडिया, इंडिया का अपना लॉ है, यूएस का अपना लॉ है, इंग्लैंड का अपना लॉ है। ओरिजिन और डेवलपमेंट देखें, कॉमन लॉ originated in England in 12th century and is based on the concept of stare decisis, which is the idea and fair society. Similar cases to have similar outcome. कॉमन लॉ 12वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुआ और इसका कंसेप्ट था जो डिसीजन दे दिए गए हैं उसी तरह का, अगर उसी तरह का सेम केस आता है तो सेम डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि एक फेयरनेस, एक सोसाइटी को रेगुलेट करने का ये जरिया होता है। और इसका मकसद ये सेम केसेस का सेम आउटकम है। कॉमन लॉ played an important role in integrating the tribal society of England into a collective that would bear under a central authority. ठीक है, इसका ये बताया गया कि कॉमन लॉ एक अहम रोल प्ले करता है हमारे कबीलों की सोसाइटी में, कि जो डिसीजन दिया गया है सेम डिसीजन दूसरी कम्युनिटी के लिए भी होना चाहिए, तो एक सेंट्रल अथॉरिटी है ये। एंग्लो सेक्सन पीरियड ऑफ इंग्लैंड, ये एक पीरियड था, ठीक है। इसमें बड़ा द हिस्टोरिकल बैकड्रॉप ऑफ कॉमन लॉ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, द टाइम ऑफ एंग्लो सेक्सन वाज लॉन्ग एंड सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट विद द फ्लड ऑफ लॉफुल सोर्सेज अकर्ड इन द पीरियड 597 नॉर्मन कन्फेस्ट 106। इसमें कॉमन लॉ का कह लें, इसमें कॉमन लॉ की डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हुई, कॉमन लॉ की इंप्लीमेंटेशन की गई, और एक नॉर्मन कन्फेस्ट आया 1066। They were treaty aimed this year 118 Anglo-Saxon placed the harsh figure in the vicinity of 600 and 1100 time of 500 years. The length of this age can acknowledged by recollecting 500 years. मतलब इसमें यह था कि एंग्लो सेक्सन पीरियड में कॉमन लॉ की ऑरिजिनेशन को, उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, और जो केसेस आते थे रिलेटेड टू सेम केसेस आते थे उनका आउटकम भी सेम आता था। अब इसकी कुछ खसूसियात है वो देखेंगे। इट लो लॉ टू इवॉल्व विद इन सोसाइटी, जो लॉ है ना वो सोसाइटी के साथ साथ ही इवॉल्व होता जा रहा है। कॉमन लॉ रिप्रेजेंट द लॉ फॉलोड बाय कोर्ट इन द सेम कॉज इट मैच इन देयर डिसीजन, ये रिप्रेजेंट नुमाइंदगी करता है जो लॉ, जो कोर्ट डिसीजन दे देती है एक दफा, और सेम केसेस अगर सेम केस आता है तो सेम डिसीजन होगा। इन टच और यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट और सिमिलर कर, इसमें यकीन दहानी कराई जाती है कि अगर केसेस इतने यकीन दहानी कराई जाती है, और इस चीज की यकीन दहानी कराई जाती है अगर सेम केस आ जाए तो उसका जो डिसीजन पहले हुआ है वही डिसीजन होगा। सिविल लॉ सिस्टम, अब सिविल लॉ कन्वेंशन इज क्रिएटिंग अ कॉन्टिनेंटल यूरोप एंड डिफरेंट टेरिटरी ऑफ द वर्ल्ड, हैव इट का स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द रोमन लॉ एंड द ओरिजिन कॉर्पोरेट जुरिस सिविलियन जस्टिस। अब सिविल लीगल सिस्टम में क्या होता है, सिविल राइट्स होते हैं, लोगों के हकूक होते हैं। अब इसमें क्या था, डिफरेंट टेरिटरीज में जो सिविल लॉ सिस्टम था स्टार्ट कहां से हुआ, रोमन लॉ से, और कैसे कॉर्पोरेट जुरिस सिविलियन से। अब कॉर्पोरेट जुरिस सिविलियन क्या होता है, या जस्टिन कॉर्पोरेट जुरिस सिविलियन जस्टिन, ये भी राइट्स के बारे में होता है, इसको हम फुल डिस्कस करेंगे लेक्चर में। यूरोपियन नेशन इंक्लूडिंग साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, पार्ट ऑफ अफ्रीका, द सिविल लॉ फ्रेमवर्क कंट्रोल द इश्यूज ऑफ एग्रीमेंट। अब सिविल लॉ में प्राइवेट इश्यूज को रिजॉल्व करवाया जाता है, चाहे वो एग्रीमेंट, डिवोर्स, चाइल्ड कस्टडी के रिलेटेड होते थे। Origination इसका रोमन लॉ से स्टार्ट हुआ। डेफिनेशन देखिए, comprehensive codified set of law emphasizing written statutes and code governing relation between individual organization and the state। कैसा comprehensive वसी codified rules थे जो लिखे हुए थे, और जो कोड्स थे जो गवर्न करती थी एक सोसाइटी को, और रिलेशनशिप किन के दरमियान था, इंडिविजुअल के दरमियान था, ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान भी, और एक रियासत के दरमियान भी हो सकता था। आगे एग्जांपल है अर्जेंटीना और ब्राजील, जिसमें सिविल लॉ को बताया गया। ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ सिविल लॉ ट्रेडिशन, इसका ओरिजिन क्या है या हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स क्या है सिविल लॉ को लेके, वो कॉमन लॉ कस्टम नेम्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विनिंग लॉफुल कन्वेंशन इन द नेशन ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन यूरोपियन साउथ अमेरिका न्यू a few section of African Asian, furthermore in the portion of the territory of the universe of the custom based law, for example Cuba and Hispania। कि सिविल लॉ का ओरिजिन बताया है
कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ, अफ्रीका से, अमेरिका से, साउथ में, डिफरेंट सेक्शन से स्टार्ट हुआ और आज भी सिविल लॉ चलता है। The systematic and comprehensive compilation of legal rule, the form of civil law derived from the Latin and civil work. Civil law derived कैसे हुआ है? एक लैटिनी जबान से, क्योंकि इसका ओरिजिन रोमन सिविक से स्टार्ट हुआ। इसमें हम बात करते हैं कोड ऑफ जस्टिनियन। ये एक कोड था जिसमें राइट को डिफाइन किया। इट इज अ मॉडर्न कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल वर्क ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इसमें लॉ के बुनियादी असूलों को डिफाइन किया, जिसके 3 पार्ट्स बनाए गए, कोड, डाइजेस्ट, इंस्टीट्यूशन। कोड क्या था? इट वाज कंपाइलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन ऑफ इंपीरियल इंटैक्टमेंट्स। जो भी इंटैक्टमेंट, जो भी लॉज बनाए गए, उन सब कंपाइल किया गया। बादशाहियत जो कानून बनाए गए, उन सब को इसमें कंपाइल किया गया। डाइजेस्ट थे, इट वॉज एन ब्रीफ इंसाइक्लोपीडिया इन कंपोज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम राइटिंग रोमन जूरिस्ट। इसमें जो रोमन जूरिस्ट की राइटिंग थी, उनको ब्रीफ तौर पर एज अ लॉ शामिल किया गया। वो किस में इन्वॉल्व किया गया? डाइजेस्ट में। इंस्टीट्यूशन थे, इट वॉज लाइक अ स्टूडेंट टेक्स्ट। इंस्टीट्यूशन, इसमें जो स्टूडेंट के टेक्स्ट बुक थी उनको इन्वॉल्व किया गया। कंसेप्ट इट डिवाइड बाय कोड एंड डाइजेस्ट, जो न्यू कंसेप्ट इन्वॉल्व किया गया वो इंस्टीट्यूशन का पार्ट बना। कैरेक्टरिस्टिक्स है, रोल्स, जजेस ऑफ सिविल लॉ फॉलो द लीगल रूल्स। जो जजेस थे वो लीगल रूल्स को फॉलो करते थे, विच आर इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेटर। जो जजेस थे किन लॉ को फॉलो करते थे? जो लेजिस्लेशन से पास होके नाफिज किए जाते एक सोसाइटी। जजेस डू नॉट इंटरप्रेट द केसेस ऑन देयर केसेस। जजेस कभी भी तशरीह नहीं कर सकते अपने केसेस की, अगर वो लॉ की शक्ल में उनके पास, कानून की शक्ल में ना होते। Witness are in an open court and the argument given by party in civil law tradition they differ from criminal law and there such is no discovery. जो भी विटनेस थे, गवाह पेश किए जाते थे कोर्ट में, और जितने भी आर्गुमेंट्स होते थे वो क्या थे? सिविल लॉ में होते थे, लेकिन सिविल लॉ डिफर होता था क्रिमिनल लॉ में। सिविल लॉ जो ना वो एक प्राइवेट है, प्राइवेट इन नेचर है, और पब्लिक लॉ, क्रिमिनल लॉ है तो पब्लिक इन नेचर है। Legislator of civil law tradition modern and supplement the court with the advice of professor, legal scholar and administration. जो सिविल लॉ ट्रेडिशन थी, हम मॉडर्न टाइम में देखें, सिविल लॉ ट्रेडिशन जो भी लॉ मेकिंग की जाती थी, किसकी एडवाइस पे की जाती? प्रोफेसर, लीगल स्कॉलर और एडमिनिस्ट्रेशन की बेस पे। अब इसकी खसूसियात हैं, ये 3-4 ये आप याद रखें। आगे है रिलीजियस लीगल सिस्टम। Religious legal system are the systems where the law emanate from text or tradition within a given religious tradition. अब ये कहाँ से निकला है? हमारी जो होली कुरान है, इस्लाम है, तो वो रिलीजियस पे बेस करता है। होली कुरान से टेक्स्ट लिया गया, होली कुरान से लॉ लिए गए। Many nations have legal system based in whole or in part of the Quran. कुछ ऐसे नेशंस हैं या तो वो सारे ही कुरान पे बेस करें या कुछ हिस्सा कुरान से लिया गया। Religious law based on the religious text. Religious law बेस करता है religious text पे। It is present in all the text. The court only define the religion. वो laws present है और कोर्ट सिर्फ उन्हें डिफाइन करती है। The court text preclude ethical and moral code taught by religious traditions. और कोर्ट उस टेक्स्ट को एथिकली, मतलब अखलाकी तौर पर भी उसके अंदर जो हमारे अखलाकियात जो कस्टम मौजूद हैं उससे स्टडी करती हैं। एग्जाम्पल जैसे कि क्रिश्चियन लॉ है, कैनन लॉ है, इस्लामिक लॉ है, हिंदू लॉ है। नेक्स्ट है कस्टमरी लॉ। अब कस्टम पे जो वर्ल्ड लीगल सिस्टम बेस करते हैं, जैसे ब्रिटिश है कन्वेंशन पे बेस करता है, कस्टम पे बेस करता है। नेक्स्ट आप LLB पार्ट 2 में ब्रिटिश और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा ब्रिटिश का लॉ लिखा हुआ नहीं है, तो बेस किसके ऊपर करता है? कस्टम, कन्वेंशंस के बेस करता है। कस्टम मीन्स बिल्ट अप लाइफस्टाइल। कस्टम का मतलब है अपने लाइफस्टाइल को डेवलप करना ऑफ इंडिविजुअल स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट और इन द कन्वेंशंस एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल व्हिच आर नॉट रिकॉर्डेड व्हिच हैव डेवलप्ड विद द सेंस ऑफ इंडिविजुअल इन दैट एरिया एंड विद द प्रोग्रेशन ऑफ टाइम टर्निंग टू द पीस ऑफ द वे ऑफ लाइफ। कस्टम मतलब कि आपके जो कस्टम के अंदर लॉ है आप उनके मुताबिक चलती हैं, ये लिखे हुए तो नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आप अपने कस्टम की वायलेशन भी नहीं कर सकते और कस्टम के खिलाफ कोई आप ला सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ड कस्टम एंड एक्सप्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लॉ सेंटिमेंट्स टू द कॉन्टिन्यूअस। तो कस्टमरी लॉ अभी भी मौजूद है, आप अपने कस्टम के, और ब्रिटिश का जो सारा का सारा निज़ाम है वो कस्टम पे बेस करता है। मीनिंग देखें, द वर्ड कस्टम मीन्स अ कस्टम, द वर्ड कस्टमरी मीन्स अ कस्टम, मुश्तमिल किस पे? कस्टम पर, ट्रेडिशन पर, रवायात पर, लाइफ पर। आप एक जो बिहेवियर होता है आपकी एक सोसाइटी में उसके ऊपर, विच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय पीपल, जो एक्सेप्टेबल है तमाम लोगों के लिए।
डेफिनेशन ऑफ कस्टमरी लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर तस्मील एलिस कहते हैं कस्टमरी इज द बॉडी ऑफ द कस्टम एक्सेप्टेड बाय मेंबर ऑफ कम्युनिटी आर बाइंडिंग देम। कस्टमरी लॉ एक ऐसा बॉडी ऑफ कस्टम है जो हर मेंबर कहते हैं हाँ ये लॉ है, मतलब हर मेंबर मानते हैं कि ये हमारा कस्टम है, ये बाइंडिंग है। एग्जाम्पल कहते हैं लॉ ऑफ नेशन, जो नेशन का जो कौम का लॉ है वो क्या है? कस्टमरी लॉ है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ कस्टम। द हिस्ट्री ऑफ कस्टमरी लॉ इज लॉन्ग एज द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। जिस तरह एक कस्टमरी लॉ की हिस्ट्री है, जिस तरह एक इंसान की हिस्ट्री है ना, इसी तरह एक कस्टम की हिस्ट्री भी इतनी ही लंबी है। इन दोज अर्ली टाइम्स, कुछ पहले हमने अर्ली टाइम देखा क्या, वेयर देयर इज नो कोडिफाइड लॉ बाय एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गन ऑफ द स्टेट, पीपल वर गवर्निंग देमसेल्व्स एंड पहले देखा जाए, पहले जमाने में देखा जाए तो लॉ तो नहीं थे, कस्टम थे। तो कस्टम को हम कैसे यूज करते थे? एज अ लॉ यूज करते थे। The evaluation of law began before history were accorded with law built upon one by one as dispute were settled। अगर कोई डिस्प्यूट होता, हिस्ट्री में हमने देखा, अगर कोई डिस्प्यूट होता तो हम इसे कैसे रिजॉल्व करते थे? लॉ के तरीके से। लॉ तो है नहीं थे, किसके तरीके से? कस्टम के तरीके से। In fact, the development of rules in society predates both court and the written law। एक सोसाइटी की डेवलपमेंट कैसे हुई? कोर्ट के जरिए हुई, कोर्ट के डिसीजन के जरिए हुई, और साथ साथ रिटन लॉ जो लिखे हुए कवानीन थे उनके जरिए हुई। इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखी जाए तो आपके ये कस्टम जोन है ना, इसमें लिख सकते हैं ये चेंज हो सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये चेंज होता है, वेरी सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है, फ्लेक्सिबल इन नेचर है, अडाप्टेबल है, ठीक है, अनरिटन है। ये आप हेडिंग्स लिख सकते हैं कस्टमरी। बस मैंने इसके अंदर ये एक कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन किया जो इसमें लिखा है ट्रेडिशनल एंड कल्चरल बेसिस, के ट्रेडिशन और एक कल्चर पे बेस करते हैं। कस्टमरी लॉ इज रूटेड इन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, कस्टम एंड कल्चरल वैल्यूज डिराइव्ड फ्रॉम कम्युनिटी नॉर्म्स एंड वैल्यूज पास थ्रू जनरेशन। इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि कस्टमरी लॉ किस तरह रूट, जड़ कहाँ है इसकी? ट्रेडिशन, जो हमारे रवायत होती है ना, वहां से निकला है। अब हमारी रवायत है, अब हमारे लॉ में जिस तरह निकाह किया जाता है और जिस तरह क्रिश्चियन का लॉ है उनमें जिस तरह का है, तो उनके कस्टम है वो अपने कस्टम के मुताबिक निकाह करते हैं, और जिस तरह मुस्लिम कम्युनिटी के कस्टम है वो अपने कस्टम के मुताबिक करते हैं। तो कस्टम जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। हाइब्रिड और मिक्स्ड लीगल सिस्टम, इससे पता चल रहा है कि मिक्स्ड लीगल सिस्टम है। अब एक पाकिस्तान सोसाइटी को देखा जाए, एक मुस्लिम सोसाइटी को देखा जाए, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ वो तमाम कवानीन को माना जाता है जो एक इस्लाम ने बयान किए हैं। इसमें डिफरेंट तरह कुछ हमारे लॉ हैं, वो हमारे जो कस्टम है कुछ वेस्टर्न है, कुछ नॉन वेस्टर्न है, कुछ हमारे अपने हैं जो इस्लाम के मुताबिक है, कुछ कह सकते हैं कि सोसाइटी टू सोसाइटी कह लें कि हमारे अंदर अडेप्टेशन आ रही हैं, तो हमारे कुछ नॉर्म्स हैं। कंट्री मैनी लीगल सिस्टम कॉमन लॉ दैट हैव ड्रॉन ऑन कॉमन लॉ एंड सिविल लॉ मिक्स्ड विद कस्टमरी लॉ। दीज लॉज आर द अमलगमेशन ऑफ इंडिया। कुछ कॉमन लॉ है। अब पाकिस्तान में प्रेसिडेंट भी मौजूद है, पाकिस्तान में सिविल लॉ भी मौजूद है, पाकिस्तान में कस्टम भी मौजूद है, पाकिस्तान में रिलीजियस भी मौजूद है। इट्स मीन कि ये एक हाइब्रिड लीगल सिस्टम है। पाकिस्तानी लीगल सिस्टम क्या है? एक हाइब्रिड लीगल सिस्टम है। आप एग्जांपल दे सकते हैं, इस्लामिक लॉ ऑपरेट अलोंगसाइड सिविल एंड सम कंट्रीज कॉमन लॉ एंड सम कंट्री, वही बात की इस्लामिक लॉ के साथ हम सिविल लॉ और कॉमन लॉ को भी ऑपरेट कर रहे हैं। देन इसके बाद इसकी डेफिनेशन देखें और एडवांटेजेस देखें। फ्यूजन ऑफ सिविल एंड कॉमन लॉ, फ्यूजन ऑफ सिविल एंड कॉमन लॉ। मिक्स्ड लॉ इंडिकेट वन टाइप ऑफ अमलगम ऑफ कॉमन लॉ एंड सिविल लॉ। कि मिक्स्ड लॉ में हम क्या कहते हैं? कॉमन लॉ भी है साथ सिविल लॉ भी है। पाकिस्तान में देखा जाए तो कुछ ऐसे बेस करते हैं, कॉमन लॉ पे भी बेस करते हैं, और कुछ जो से हैं वो सिविल लॉ पे भी बेस करते हैं। एडिक्वेंसी देखिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ सिविल लॉ एंड कॉमन लॉ टू बी सस्टेनेबल एंड लॉ हैव बीन रिकॉग्नाइजेबल एज सच टू द लीगल कम्युनिटी। अब पाकिस्तान में सिविल लॉ भी काम कर रही है, कॉमन लॉ भी काम कर रहे हैं, रिलीजियस लॉ भी है, ठीक है। तो ये एक सोसाइटी को रिकॉग्नाइज करवा रहे हैं। तो कंक्लूजन देखें इसका, कंक्लूजन ऑफ लॉ रेफर टू अ डिसीजन मेड बाय द जज रिगार्डिंग अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। कि जो जजेस के डिसीजन है वो भी लॉ है। कॉमन लॉ इज द जजमेंट लॉ, इसको हम जजमेंट लॉ कहते हैं क्योंकि ये डिसीजन ही किसका होता है? कोर्ट का होता है। इट इज बेस्ड ऑन क्वेश्चन एंड आंसर, ये किस पे बेस करता है? सवाल और जवाब पे। द जज कैन प्रोड्यूस द लॉ, जज
लॉ को प्रोड्यूस कर सकता है और ऑल्सो इस चीज को डिक्लेयर कर सकता है, ऐलान कर सकता है। मीन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रीवियस लॉ, जो प्रीवियस लॉ है उस चीज की तशरीह कर सकते हैं। जजमेंट बेस्ड ऑन रिटन लॉ, जो जजमेंट है वो लिखी हुई होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट हम कहते हैं ना, लिखा हुआ आना चाहिए, तो जजमेंट भी क्या है, वो लिखी हुई नहीं चाहिए। इंट्रोड्यूशन, रिलीजियस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन ऑल सिस्टम, प्ले रोल इन लॉ सिस्टम। ये जो रिलीजियस लॉ है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है अपने सिस्टम में। तो रिलीजियस लॉ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लॉ सिस्टम। जिस तरह कॉमन लॉ है वो इंग्लैंड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिविल लॉ है वो रोमन लॉ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, रिलीजियस लॉ पाकिस्तान सोसाइटी के लिए बड़ा, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह हाइब्रिड लॉ है इन सब लीगल सिस्टम की एक किस्म है। तो तमाम लॉ, हर लीगल सिस्टम अपने अपने लीगल सिस्टम को डिफाइन कर रहा है। कॉमन लॉ डिसीजन होते हैं हमारे कोर्ट के, सिविल लॉ है तो वो प्राइवेट केसेस को रिजॉल्व करवाता है, रिलीजियस लॉ है तो वो इस्लामिक कवानीन के मुताबिक है, हाइब्रिड लॉ है तो इसमें कॉमन भी है, सिविल भी है और साथ में रिलीजियस भी है। बेसिकली हमने डिफरेंट लीगल सिस्टम, कस्टमरी लॉ भी पढ़ा। तो टुडे द लेक्चर इज कंप्लीटेड। नाउ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।